नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हमारे विशेष कार्यक्रम नेशन टू नेशन में आप सभी का स्वागत है, जहां सरहदों के पार की हर हलचल पर रहती है हमारी पैनी नजर। आज हम आपको सीधे जोड़ेंगे दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खियों से, वो फैसले जो बदल रहे हैं वैश्विक समीकरण, और वो घटनाएं जिन्होंने पूरे हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मचाई है हलचल। खबर सिर्फ हेडलाइन नहीं होगी, हर पहलू, हर रणनीति, हर असर और ग्राउंड जीरो के हालात, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया, वो भी तथ्यों के साथ, विश्लेषण के साथ और सबसे सटीक दृष्टिकोण के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं नेशन टू नेशन की, और सबसे पहले नजर डालते हैं उन शीर्ष 3 बड़ी खबरों पर जिन पर विस्तार से हम बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी आज ईरान की, और आपको बता दें कि ईरान पर यलगार की बात हम करेंगे। जी हां, ईरान की सीमा पर अमेरिकी मरीन पहुंच चुके हैं, यानी किसी भी समय अब ईरान पर हमला हो सकता है। जानकारों का मानना है कि ट्रंप ईरान पर जमीनी हमले का आदेश दे सकते हैं, लेकिन क्या यह आदेश अमेरिका की बड़ी गलती होगी? इस पर हम आज बात करेंगे। और इसके बाद बात होगी रूस के उस ऐलान की जिसने दुनिया की टेंशन और बढ़ा दी है। रूस ने पेट्रोल के निर्यात पर रोक लगा दी है, ऐसे समय में जब ईरान के युद्ध का जो कारण है वो खाड़ी के देशों से आपूर्ति में रुकावट है, और रूस का यह ऐलान दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है। इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात उन तमाम बड़ी खबरों की करेंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। हम बात करेंगे पाकिस्तान की भी। पाकिस्तान को तबाही वाली ईदी मिली है, तो बताएंगे आपको इसकी पूरी कहानी, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके के समीकरण और आसार बन रहे हैं वो निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए चिंताजनक है। तो आइए शुरुआत करते हैं नेशन टू नेशन की। और सबसे पहले बात उस संघर्ष की जिसे आज 30 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसके खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी हैं। अमेरिकी और इजरायली वायुसेना ने तेहरान में ईरान के समुद्री उद्योग संगठन और पार्चिन सैन्य परिसर पर भीषण हमले किए हैं। इसके अलावा यज़्द प्रांत में मिसाइल ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। ईरान की राजधानी तेहरान में कई धमाकों की आवाज सुनाई देने की खबर सामने आई है। दूसरी ओर ईरान ने भी इजराइल, यूएई और कुवैत पर हमले किए हैं। इस बीच हूती और हिजबुल्लाह के युद्ध में शामिल होने के हालात और भी गंभीर हो गए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया भर में ऊर्जा का संकट हर दिन और गहरा हो रहा है, तो ये चिंता वाली बात है निश्चित रूप से। और इस बीच अटकलों का बाजार भी गर्म है। चर्चा है कि अमेरिका जल्द ही अपने सैनिक ईरान में उतारने जा रहा है। इसकी वजह यह है कि अमेरिकी सैनिक जो हैं वो ईरान के पास पहुंच चुके हैं, तो मतलब ईरान पर यलगार की बात हो चुकी है। और क्या प्रहार होगा ये समझना यहां पर जरूरी है। मतलब युद्ध लगातार जारी है, और क्या ये और ज्यादा भीषण होगा, ये यहां पर देखने वाली बातें। आपको बता दें 3500 अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। ये सैनिक 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट का हिस्सा है, यानी अमेरिका की सबसे खतरनाक ताकत। इसमें ट्रांसपोर्ट और लड़ाकू विमान भी तैनात हैं। इसके साथ ही अमेरिका की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन भी तैयार है। इस बीच ईरान ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला कर दिया है। तो मतलब दोनों तरफ से जो हमले हैं वो जारी हैं। ईरान में अमेरिका और इजराइल के विमान कैसे आग बरसा रहे हैं, ये देखिए। तो आपको बता दें कि जो स्थिति है वो भीषण बनी हुई है। कई इमारतों को भी निशाना बनाया गया, रहवासी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। तो ये जो युद्ध है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये और ज्यादा भीषण होता जा रहा है। और इसके आगे की दिशा क्या होगी, ये तस्वीरों से हम सोच सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है।
और यूएसएस त्रिपोली जो एक एम्फीबियस असॉल्ट जहाज है और उस पर सवार 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के सैनिक तैनात हैं। ये सैनिक 2 हफ्ते पहले मध्य पूर्व में तैनात होने का आदेश मिलने से पहले ताइवान के आसपास के इलाके में अभ्यास कर रहे थे। सेंट्रल कमांड ने बताया कि मरीन सैनिकों के अलावा त्रिपोली अपने साथ इस क्षेत्र में परिवहन और स्ट्राइक फाइटर विमान, साथ ही एम्फीबियस असॉल्ट के साजो सामान भी लेकर आया है। यूएसएस बॉक्सर और 2 अन्य जहाजों के साथ ही एक और मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट को भी सैन डिएगो से इस क्षेत्र में आने का आदेश दिया गया है। मरीन सैनिकों के आने से पहले ही अमेरिकी सेना ने इस क्षेत्र में 20 से ज्यादा सालों में अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी तैनात कर दी थी, जिसमें 2 विमान वाहक जहाज, कई अन्य युद्धपोत और लगभग 50,000 सैनिक शामिल थे। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका बिना किसी जमीनी सैनिक के भी अपने लक्ष्य हासिल कर सकता है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप को कई तरह की आपात स्थितियों के लिए तैयार रहना होगा और अमेरिकी सैनिक इसलिए उपलब्ध हैं ताकि राष्ट्रपति को ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिल सके और अगर कोई आपात स्थिति पैदा होती है तो वो उसके हिसाब से बदलाव कर सके। यानी साफ है कि अमेरिकी प्लान बी पर भी आगे बढ़ चुके हैं। तो एक तरीके से ईरान की जो स्थिति है और उसके साथ बीच में अमेरिका और इजराइल की जो एक साथ युद्ध लड़ने की जो नीति है, उसका जो आगे वाला भविष्य, आने वाला भविष्य है, वो कई बातें सोचने पर मजबूर करता है। इस बीच ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कहते हुए मजाकिया अंदाज में कहा कि ईरान जो है वो बुरी तरह से हार रहा है, उन्हें समझौता करना ही होगा। Currently, as we speak, I just looked. We had another big day. We hit them. They don't know what's happening. Remember this? They lied about 3 days ago. I said, yeah, we're negotiating with this. We are not negotiating. They're being hit so hard. Anybody would be negotiating. They are negotiating. They're begging to make a deal. They're begging to make a deal. Turned out I was right. They were negotiating, which they admitted 2 days later. And people realized we were actually negotiating. We're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Trump, Hormuz. तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ ट्रंप, तो ये हालांकि उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, लेकिन अमेरिका की तैयारी के बीच ईरान ने भी अपनी मोर्चाबंदी मजबूत कर ली है। ईरान के अंग्रेजी अखबार तेहरान टाइम्स ने शनिवार को अमेरिकी सैनिकों की तैनाती को लेकर कहा कि ये सैनिक ईरान की जमीन से ताबूत में वापस लौटेंगे। अखबार ने अपने फ्रंट पेज पर लिखा कि नरक में आपका स्वागत है। ईरान के प्रमुख अखबार तेहरान टाइम्स ने अमेरिका को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जमीनी हमला हुआ तो उसके सैनिक ताबूतों में लौटेंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका की जमीनी सैन्य कार्रवाई उसे लंबे युद्ध में फंसा सकती है, जबकि ईरान ने अपनी सैन्य तैयारियों और क्षेत्रीय सहयोगियों के दम पर कड़ा जवाब देने के संकेत दिए हैं। तो एक तरीके से अब लगातार ऐसी कोशिशें हैं और हम ये कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो टकराव है वो और ज्यादा एक तरीके से स्पष्ट और भीषण होता जा रहा है। साफ है कि ईरान अमेरिका को सीधी धमकी दे रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने सैनिकों की तैनाती पर कहा है कि सैनिकों को किसी भी हालात से निपटने के लिए तैनात किया गया है। Gross majority of our military objectives. I think you can make a good argument we've accomplished all of our military objectives. The president's going to keep at it for a little while longer to ensure that once we leave, we don't have to do this again for a very, very long time. That was fundamentally the president's goal. He said, look, this country, they're threatening us in all these ways. They're still trying to build a nuclear weapon. We need to neuter them for a very, very long time, and that's the purpose. You're right. Gas prices have certainly gone up because of what's going on in the Middle East, but they're going to come down, right? This is a very, very temporary reaction to what is going to ultimately be a short-term conflict. I think the president's been very clear about this, that we're not interested in being in Iran a year down the road, 2 years down the road. We're taking care of business. We're going to be out of there soon, and gas prices are going to come back down. और इस बीच ईरान भी अपने हमले रोकने को तैयार नहीं है। ड्रोन और मिसाइल्स इजराइल पर लगातार हमला हो रहा है इसके माध्यम से, और ईरान के हमलों से इजराइल को भी काफी नुकसान हुआ है।
तो ये फाइटर जेट्स की जो आवाजें हैं वो डराने वाली है। और अब जरा सोचिए कि जो युद्धग्रस्त इलाके में आम नागरिक जो रहते हैं उनकी स्थिति क्या हो रही होगी। ईरान युद्ध में अब हूती और हिजबुल्लाह की भी एंट्री हो गई है। हिजबुल्लाह के बाद हूतियों ने भी इजराइल पर हमले कर दिए हैं और इसके साथ साथ हूती विद्रोहियों ने 24 घंटे के भीतर दूसरा हमला किया है। इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन दागी गई, जिसे इजराइल ने रोका। हूती ने आगे भी हमले जारी रखने की धमकी दी है। इन हमलों से समुद्री व्यापार मार्ग बाधित होने का खतरा पैदा हो गया है। तो इजराइल पर अब एक तरीके से हूती का भी हमला, तो एक तरीके से इजराइल जो ईरान के हमलों का तो सामना कर ही रहा है और अब हूती विद्रोहियों का भी वार वो झेल रहा है। हूती ने इजराइल पर हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि जब तक इजराइल ईरान पर हमले बंद नहीं करता वो अपना हमला जारी रखेंगे। القوات المسلحة اليمنية أنها وفي إطار تأديتها لواجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه أحرار الأمة في جبهات الجهاد والمقاومة، وردًا على جرائم العدو بحق أبناء الأمة وشعوبها وبلدانها، ستستمر بعون الله تعالى وبالتوكل عليه في تنفيذ عملياتها العسكرية خلال الأيام المقبلة حتى يتوقف العدو المجرم عن اعتداءاته وعدوانه। तो हूती सेना के प्रवक्ता का बयान आप सुन रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि यदि ये हमले नहीं रुके तो हम भी इजराइल को नहीं छोड़ेंगे और हम अपना हमला इजराइल पर जारी रखेंगे। अमेरिका ईरान में युद्ध में एक तरीके से उतर चुका है। उस दूसरी तरफ ट्रंप अपने ही घर में घिरते जा रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप की युद्ध नीति के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं। अमेरिका के 50 से ज्यादा शहरों में लोगों ने नो किंग्स प्रदर्शनों में हिस्सा लिया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों, बढ़ती महंगाई और ईरान के साथ जारी युद्ध के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन किए। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी लोगों ने ट्रंप प्रशासन का विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजियां लगाई और अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने मिडटाउन मैनहट्टन से मार्च निकाला। सैन फ्रांसिस्को में भी एम्बार्केडो प्लाजा में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और सिविक सेंटर प्लाजा की ओर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों के हाथ में इमिग्रेशन एनफोर्समेंट और ईरान संघर्ष का विरोध करने वाले बैनर थे। सेंट पॉल मिनेसोटा से भी बड़ी रैली आयोजित की गई और ये प्रदर्शन पूरे देश में आयोजित हुए। नो किंग्स रैलियों का ये हिस्सा है जो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों के विरोध में आयोजित किए गए। ये रैलियां ऐसे समय में हो रही हैं जब डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता घटकर 36% रह गई है, जो उनके दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद का सबसे निचला स्तर है। नो किंग्स आंदोलन की शुरुआत पिछले साल 14 जून को ट्रंप के जन्मदिन पर हुई थी। इस आंदोलन में करीब 2100 स्थानों पर 40 से 60 लाख लोगों ने भाग लिया था। अक्टूबर में हुई दूसरी रैली में लगभग 2700 शहरों में 70 लाख लोग शामिल हुए थे। तो एक तरीके से ट्रंप को अपने ही क्षेत्र में, अपने ही इलाके में अब चुनौती मिल रही है और जो लोग हैं वो ट्रंप की इन तमाम सारे प्रयासों से नाराज हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नेशन टू नेशन और आइए अब बढ़ते हैं आगे। ईरान युद्ध ने पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट का खतरा पैदा कर दिया है। कच्चा तेल $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच चुका है और इस बीच रूस ने ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद कई देशों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। रूस ने पेट्रोल निर्यात पर रोक का फैसला किया है। उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने ऊर्जा मंत्रालय से इस प्रस्ताव को तैयार करने को कहा है। यानी साफ है कि आने वाले दिनों में ऊर्जा का संकट और ज्यादा गंभीर होने वाला है। रूस पहले भी कीमत नियंत्रण और घरेलू सप्लाई के लिए पेट्रोल डीजल निर्यात पर रोक लगा चुका है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था जब यूक्रेन हमलों से रिफाइनरीज प्रभावित हुई थी। तो ऐसे में ये हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई बहस छिड़ सकती है और ये नई चिंता का कारण भी बन सकता है। इससे पहले नोवाक ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो रूस फिर से तेल निर्यात जो है उस पर रोक लगा सकता है और अब ऐसा हो चुका है। रूस ने पेट्रोल निर्यात पर रोक का ऐलान किया है। ये रोक 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पेट्रोल निर्यात पर लागू होगी और रूस के अनुसार घरेलू सप्लाई बनाए रखने के लिए रोक लगाई गई है। रूस रोजाना 1.2 से 1.7 लाख बैरल पेट्रोल निर्यात करता है। निर्यात रोकने से चीन, तुर्की, ब्राजील, अफ्रीका पर असर होगा, लेकिन भारत पर रूस के प्रतिबंध का असर जो है वो कम होगा, क्योंकि भारत पेट्रोल नहीं कच्चा तेल खरीदता है। इसलिए इस खबर से भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि भारत भारी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है। और अब हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि किस किस देश से हम कितना कच्चा तेल जो है वो एक तरीके से मंगाते हैं। आपको बता दें कि रूस से 22%, सऊदी अरब से 21%, इराक से 20%, यूएई से जो हम कच्चा तेल लेते हैं वो 10%, अमेरिका से 60% और अन्य देशों से 19%। तो ये तमाम सारे ऐसे देश हैं जहां से भारत कच्चे तेल का आयात करता है। इसीलिए भारत पेट्रोल के लिए रूस या किसी अन्य देश पर सीधे तौर पर निर्भर नहीं है। और आपको बता दें कि रूस के फैसले के पीछे यूक्रेन को भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। हाल के दिनों में यूक्रेन ने रूस के अंदर तेल रिफाइनरीज को निशाना बनाया, जिससे खासा नुकसान हुआ और इसी के बाद रूस ने पेट्रोल के निर्यात पर रोक लगाई है। यानी साफ है कि यूक्रेन के हमले रूस को परेशान कर रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि यूक्रेन के हमलों के बाद से रूस के बाल्टिक बंदरगाह उस्ट-लुगा से लगातार धुआं उठ रहा है। वेंटोर द्वारा जारी की गई अतिरिक्त नियर इंफ्रारेड तस्वीरों में बंदरगाह पर तेल भंडारण टैंकर्स में आग जलती हुई दिखाई दे रही थी। रूसी कंपनी नोवाटेक ने अपने उस्ट-लुगा कॉम्प्लेक्स में ड्रोन हमलों के बाद गैस कंडेंसेट प्रोसेसिंग और नफ्ता निर्यात लोडिंग को निलंबित कर दिया है और इन हमलों के कारण इस सुविधा केंद्र में आग लग गई थी। प्रिमोर्स्क और उस्ट-लुगा के बाल्टिक बंदरगाहों पर बार बार हमले हुए, जिससे टर्मिनल के बुनियादी ढांचे में विस्फोट हुए, भंडारण टैंक्स में आग लग गई और तेल उत्पादों की लोडिंग को निलंबित करना पड़ा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इस महीने ईरान युद्ध के मद्देनजर मॉस्को पर लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय तेल प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद यूक्रेन रूस पर दबाव बनाए रखने के लिए ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर लंबी दूरी के हमले कर रहा है। और रूस के बाद आइए अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं जरा पाकिस्तान की। और वो पाकिस्तान की जिसे ईद खत्म होते ही ईदी मिली है। तालिबान ने पाकिस्तान को ऐसी ईदी दी जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा अस्थायी युद्ध विराम खत्म होने के बाद फिर से लड़ाई छिड़ गई है। अफगान तालिबान अधिकारियों के मुताबिक पूर्वी अफगानिस्तान में हुई इस लड़ाई में कम से कम 2 आम नागरिकों की मौत हो गई और कई अन्य लोग भी घायल हो गए। तालिबान ने दावा किया कि पाकिस्तान की 3 सैन्य चौकियों को तबाह कर दिया गया है। इससे पहले पाकिस्तान ने काबुल में एक नशा मुक्ति केंद्र पर हमला किया था, जिसमें 400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जिसके बाद तालिबान अब बदला लेने के मूड में है और सीमा पर तालिबान तो अंदर तहरीक तालिबान। पाकिस्तान ने कहा कि ईद के बाद उसने पाकिस्तान के अंदर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं, यानी पाकिस्तान की पिटाई फिर से शुरू हो गई है। और आपको बता दें कि हाल के समय में पाक अफगान सीमा पर
लगातार तनाव बना हुआ है और ये जो तनाव की स्थिति है वो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान अपने कर्मों का ही फल भुगत रहा है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर झड़प की खबरें सामने आई हैं। अस्थायी युद्ध विराम खत्म होने के बाद लड़ाई अफगानिस्तान ने 3 चौकी तबाह करने का दावा किया है और काबुल हमले में 400 नागरिक मारे गए थे। टीटीपी ने भी पाकिस्तान पर हमले शुरू कर दिए थे। तो एक तरीके से आप ये देखिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीधे तौर पर यहाँ पर युद्ध जो है वो लगातार जारी है और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक खास हथियार भी तैयार किया है। इस हथियार ने बड़ी सेना के सामने चुनौती पेश की है और आपको बता दें कि ये है ड्रोन, जो कि 5 सालों से ड्रोन तैयार कर रहा है तालिबान, क्योंकि तालिबान की तैयारी जो है अपनी वो बहुत पहले से है। सत्ता में आने पर शुरू किया था ड्रोन प्रोग्राम, मतलब जैसे ही तालिबान ने सत्ता संभाली थी तभी उसने एक तरीके से ये ड्रोन प्रोग्राम की पूरी तैयारी शुरू कर दी थी। लोगर प्रांत के बेस का इस्तेमाल ड्रोन परीक्षण के लिए किया गया था और ड्रोन बनाने के लिए कई देशों से भी मदद ली गई। आपको बता दें कि कामिकेज ड्रोन की पूरी सेना यहां पर बनाई गई और सीमा पार हमले करने के लिए ड्रोन लगातार वहां पर बनाए गए थे और बाहर के देशों से ड्रोन के लिए पार्ट्स भी मंगाए गए थे। मतलब एक तरीके से सोची समझी रणनीति के तहत अफगानिस्तान ने ये ड्रोन सेना तैयार की और अब इस ड्रोन सेना के जरिए वो पाकिस्तान की हालत खराब कर रहा है। और आइए बात अब उस खबर की जिसका सरोकार आपसे है। हर माता पिता के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है। अमेरिका में एक जूरी ने फैसला दिया है कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के डिजाइन में ऐसी खामियां हैं जिसकी वजह से बच्चों को इनकी लत लग जाती है। हमारे देश में भी हम इस तरह की तस्वीरें और इस तरह की घटनाएं सुनते हैं। दूसरे शब्दों में इन्हें खासकर बच्चों को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। लॉस एंजलिस की जूरी ने इस बड़े मामले में लगभग 9 दिन में फैसला सुनाया और जूरी ने $30 लाख का हर्जाना देने का आदेश भी दिया। यह पहला ऐसा मामला है लेकिन आखिरी नहीं। ऐसे 20 से ज्यादा मामले जल्द ही अदालत में पेश किए जाने हैं। अब तक अमेरिकी अदालतें डिजाइन जैसे इन्फिनिट स्क्रॉल नोटिफिकेशन पर आधारित दावों को ज्यादा महत्व नहीं देती थी, लेकिन इस फैसले के बाद तस्वीर बदल सकती है। और आपको बता दें कि अमेरिकी अदालत के इस फैसले के दूरगामी असर हो सकते हैं, क्योंकि इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कंपनीज को सेक्शन 230 की सुरक्षा हर मामले में काम नहीं करेंगी। अदालत ने सोशल मीडिया डिजाइन में कई सारी खामियां बताई हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को इससे लत लगने की जो है वो खतरा बना रहता है और वो खतरा जो है वो भारत सहित दुनिया के कई सारे देशों में सामने आ चुका है। मेटा और गूगल पर $30 लाख का हर्जाना लगाया गया है और जूरी द्वारा दिया गया अपनी तरह का ये पहला फैसला है और ये फैसला बताता है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता और सोशल मीडिया जैसी किसी भी तरह की लत हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सोशल मीडिया आज बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है, जिससे उन पर मानसिक रूप से कई नकारात्मक असर देखे जा सकते हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आज ये भी हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि जो तमाम सारे एहतियात हमें बरतने चाहिए उनमें महत्वपूर्ण है स्क्रीन टाइम का निर्धारण। सबसे पहले एक समय सीमा तय करें और अपने बच्चों को ये बताएं कि इस समय सीमा से ज्यादा वो स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल ना करें। सुनिश्चित करें कि सोशल मीडिया का उपयोग पढ़ाई, खेल और नींद के समय में बाधा ना डाले। इसके अलावा उम्र की सीमा का पालन यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात है। अधिकांश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए न्यूनतम आयु 13 वर्ष है। बच्चों को समय से पहले इन प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट ना बनाने दें, ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये हम सभी को यहाँ पर समझना चाहिए कि ये कितना ज़्यादा संवेदनशील मामला है और ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। और आइए अब आपको बताते हैं कि किन किन देशों में सोशल मीडिया बच्चों के लिए प्रतिबंधित है। ये अब हम आपको जरा बताते हैं। आपको बता दें कि ग्रीस, फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे, इटली, चीन और जापान, ये तमाम सारे ऐसे बड़े देश हैं जहां पर बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
तो ये देश भविष्य की चिंता कर रहे हैं और ऐसा अब हमें भी सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य भी सोशल मीडिया की तरफ से, स्क्रीन की वजह से एक तरीके से खतरे में है। तो देखिए, ग्रीस, फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे, इटली, चीन और जापान, ये तमाम सारे ऐसे बड़े देश हैं जो भविष्य की चिंता करते हुए आज सजग हुए हैं और वो ये बता रहे हैं कि हमें अपने भविष्य की चिंता आज ही करनी होगी, अपने बच्चों के लिए आज ही सोचना होगा और सोशल मीडिया पर एक दायरा, एक प्रतिबंध हमें कम से कम वो बनाना होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमें बताता है कि कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं। और आइए अब सीधा रुख करेंगे केरलम का। केरलम के पलक्काड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोगों ने ज़बरदस्त स्वागत किया है और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है, जिसकी तस्वीरें आपको बताएंगे और आपको बता दें कि पालक्काड कोट्टा मैदान पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जनसमूह उमड़ा। तो पलक्कड़ में आम जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया, पुष्प वर्षा की और मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरलम के दौरे पर हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग उत्साहित नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और इस दौरान लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। सड़कों के दोनों तरफ लोगों की भीड़ यहां पर दिखाई दी। बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सभी प्रधानमंत्री की एक झलक के लिए आकर्षित होकर उत्साहित नजर आए। भारत माता की जय के उद्घोष के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केरल दौरे की तस्वीर आप देख रहे हैं। पलक्कड़ में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। आपको बता दें कि केरल में भी विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। चुनाव प्रचार जोरों पर है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को देखने के लिए केरल के लोगों में, केरल की आम जनता में भारी उत्साह नजर आया। तो इसी के साथ ही नेशन टू नेशन में आज के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।